नमस्ते दोस्तों। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जीसेट 2025 का पेपर वन जनरल पेपर सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन 50 एमसीक्यूज इन 50 मिनट्स। अगर आपको विदाउट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं हूँ कशिश एंड लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इन आईसीटी? सिंक्रोनस का मतलब होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, means live interaction. So the correct answer is option A, video conferencing, जिसमें हम लाइव बात कर सकते हैं। Emails, blogs and wikis are examples of asynchronous communication. Who is known as the inventor of artificial intelligence? Artificial intelligence यानी AI का inventor किसे माना जाता है? It's option B, John McCarthy. जॉन मैकार्थी coined the term artificial intelligence. इन्होंने सिर्फ ये वर्ड नहीं दिया था, इनिशियल लेवल पर एआई को लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जॉन मैकार्थी ने की थी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल एंड इट्स थीम और सब्जेक्ट। नीचे ऑप्शंस में हमें स्वयंप्रभा का चैनल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट दिया गया है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इट्स ऑप्शन डी, चैनल 10 दक्ष लाइफ साइंसेस, क्योंकि चैनल 10 है जीवन। स्वयंप्रभा की वेबसाइट पर चैनल्स एंड एलोकेशन में ओल्ड नेम्स में आपको ये सारे नाम दिखेंगे, वागेश, प्रबोध, विधिक। लेकिन अपडेटेड लिस्ट भी आ चुकी है चैनल्स एंड एलोकेशन की। इसमें चैनल नेम्स अब बदल चुके हैं। क्योंकि स्वयंप्रभा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ विजिट दी वेबसाइट एंड सी द न्यू नेम्स। अब वेबसाइट पर आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए पीएम ई विद्या के नाम से चैनल्स हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12। हायर एजुकेशन के लिए स्वयंप्रभा की 40 चैनल्स हैं और साथ ही नाम से 7 to 8 चैनल्स हैं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। Which of the following softwares are used in India for plagiarism checking? इंडिया में प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं? टर्निटिन, ड्रिलबिट और कुंड। Choose the correct option. So the correct option is D. टर्निटिन, ड्रिलबिट और अकुंड तीनों ही यूज किए जाते हैं। Put the following units of storage into the correct order, starting with the largest unit first and going down to the smallest unit. नीचे हमें कुछ स्टोरेज यूनिट के नेम दिए गए हैं, हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे बड़े यूनिट को सबसे पहले रखना है और स्मॉलेस्ट यूनिट को लास्ट में। सो लेट्स सी, द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन ए। सबसे बड़ा है टेराबाइट तो वो सबसे पहले आएगा। देन कम्स गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट एंड बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट्स मेक 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट्स मेक 1 मेगाबाइट। 1024 megabytes make 1 gigabyte and 1024 gigabytes make 1 terabyte. The encoding of the communication message, which takes into consideration the circumstances and environment, refers to the dash. जब हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो सिचुएशन को कंसिडर करके बोलते हैं। दिस इज नोन एज द कॉन्टेक्स्ट। Two students who stand apart from each other, maintaining their territorial boundaries, refers to the dash. दो स्टूडेंट्स एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़े हैं जिससे वो अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि हम स्पेस या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी, इट इज प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मीन्स यूज ऑफ स्पेस और डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। काइनेसिक का मतलब होता है यूज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस इन कम्युनिकेशन। हैप्टिक्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू टच, जब हम हैंड शेक करते हैं या फिर टीचर्स शाबाशी देने के लिए पीठ थपथपाते हैं, दैट कम्स अंडर हैप्टिक्स। क्रोनेमिक्स
इज द यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। The teachers give regular feedback to their institutional heads on student performance through the dash of communication। तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका फीडबैक टीचर्स देते हैं इंस्टीट्यूशनल हेड को। सो दिस इज द अपवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट to teacher to the institutional head. Perception barrier in communication occurs because people perceive the same phenomena from different frame of reference। कम्युनिकेशन में परसेप्शन बैरियर क्यों आता है? क्योंकि लोग एक ही घटना को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इस इमेज से हम क्लियरली समझ सकते हैं नंबर सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। येलो जर्नलिज्म इज, येलो जर्नलिज्म क्या है? इट इज़ टैबलॉइड जर्नलिज्म। मतलब हम आजकल न्यूज़पेपर्स में देखते हैं अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस दी जाती है, सेलिब्रिटी रिलेटेड न्यूज़ दिए जाते हैं, जिनमें न्यूज़ की इंफॉर्मेशन डेप्थ बहुत कम होती है और ड्रामा ज़्यादा होता है। दैट इज़ येलो जर्नलिज्म। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट, इनमें से अलग कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नंबर टू हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर, नर्स और पेशेंट तीनों लिविंग है, हॉस्पिटल इज नॉन लिविंग। द अभाव ऑफ अ थिंग इज नोन थ्रू, किसी भी चीज का अभाव हमें कैसे पता चलता है? थ्रू इट्स अनुपलब्धि। ये टॉपिक इंडियन लॉजिक में से पूछा गया है। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन अवेलेबिलिटी। व्हाट आर द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज? नीचे दी गई अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन से लेटर्स पुट करेंगे तो एक कंप्लीट पैटर्न बनेगा। लेट्स सी, पी क्यू आर एस। अब हम फर्स्ट लेटर को लास्ट में ले जाएंगे, सो वी गेट क्यू आर एस पी। सेम चीज़ रिपीट करेंगे, आर एस पी क्यू, अगेन टेकिंग द फर्स्ट लेटर टू लास्ट, एस पी क्यू आर। इससे ब्लैंक्स में हमें कौन से लेटर्स मिले? एस, क्यू, पी, क्यू एंड आर। एस पी क्यू, सॉरी, एस क्यू पी क्यू आर। So that's option C. If ideas are related to brain, then money is related to। ये एक एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है। अगर आइडियाज ब्रेन से रिलेटेड हैं तो मनी किससे रिलेटेड है? अगर हम ब्रेन को कंसिडर करें एज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज, तो मनी, बैंक इज द कलेक्शन ऑफ मनी। What is the correct sequence of the five-membered syllogism in the न्याय system? न्याय सिस्टम में 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म में 5 कंपोनेंट्स का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? इट्स ऑप्शन बी, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एंड निगमन। लेट्स सी, प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रपोजिशन। सिंपली कहें तो द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड। कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज द स्टेटमेंट इज देयर इज फायर ऑन द हिल, पहाड़ पर आग लगी है। देन द सेकेंड स्टेप इज हेतु और रीजनिंग। क्यों हमने ऐसा कहा कि पहाड़ पर आग लगी है? बिकॉज देर इज स्मोक, क्योंकि पहाड़ पर से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज उदाहरण और एग्जाम्पल, जनरल रूल विथ एग्जाम्पल। तो जनरल रूल क्या है? वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर। जहाँ पर भी धुआं है वहाँ पर आग थी या फिर आग है, इसीलिए धुआं निकल रहा है। दिस इज द जनरल रूल, जिसे हम व्याप्ति कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें कौन सा यूज होता है? तो किचन का एग्जाम्पल यूज होता है कि किचन में फायर यूज होती है, इसलिए हमें स्मोक भी दिखता है। नेक्स्ट स्टेप इज उपनय, मीन्स एप्लीकेशन। इस जनरल रूल को हम अपने केस में कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम कहेंगे कि क्योंकि पहाड़ पर से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, इससे हम कंक्लूड करेंगे कि इसलिए पहाड़ पर आग लगी है। I hope this sequence is clear now.
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को आप कैसे डिफाइन करेंगे? It is the investigation focused on presenting status of a phenomena as they exist. जो phenomena जैसा है presently, उसे वैसा का वैसा डिस्क्राइब करना है. कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं देना, कोई ओपिनियन नहीं देना. इट इज जस्ट डिस्क्राइबिंग रियलिटी एज इट इज. An opinioneer based study on social issues will have dash. अगर आप सोशल इश्यूज पर एक ओपिनियन बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कौन सा मेथड होगा? इट विल डेफिनेटली हैव द सर्वे मेथड, क्योंकि आप इंडिविजुअल से या ग्रुप से पार्टिसिपेंट्स से ओपिनियन कलेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज सर्वे मेथड. What is an ethically appropriate method when referring to individual participants in research? रिसर्च में जब हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स से डेटा कलेक्ट करते हैं तो एथिकली, मोरली अप्रोप्रिएट क्या है? इट इज़ टू यूज़ कोड लैंग्वेज और अनोनिमस आइडेंटिफायर्स. मतलब इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स का हम नेम या आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, उसके बदले हम कोड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे P1 फॉर पार्टिसिपेंट 1, P2, P3, इस तरीके से. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ ओनली क्वालिटेटिव मेजरमेंट? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में जो सारे मेजरमेंट्स दिए गए हैं वो हम क्वालिटेटिवली ही कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटेटिवली नंबर्स में हम नहीं मेजर कर सकते इसे. इट्स ऑप्शन ए, वैल्यूज, एटीट्यूड, एनेक्डोट्स. हमारी जो वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, इसे हम न्यूमेरिकली असाइन, नंबर नहीं असाइन कर सकते. सिमिलरली एटीट्यूड्स एंड एनेक्डोट्स. What percentage of observations are broadly covered from 0 standard deviation to -3 standard deviation of normal probability distribution curve? एनपीसी में 0 से लेके -3 में कितना परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस कवर होते हैं? सो हियर इज द एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. आप देख सकते हैं 0 से -1 स्टैंडर्ड डिविएशन में 34.13% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर कवर्ड. -1 से -2 में 13.59 एंड -2 से -3 में 2.14. इन्हें ऐड करेंगे सो वी गेट 49.86%, विच इज़ ब्रॉडली 50%. अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल was passed in Gujarat Legislative Assembly in the year dash. गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल कौन से ईयर में पास हुआ था? इट्स ऑप्शन बी, 2023. द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज. एनईपी 2020 का प्राइमरी फोकस क्या है? इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड इकोनॉमी. इंडिया को हमें अब बदलना है एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसी इकोनॉमी में जो कि नॉलेज, ज्ञान पर आधारित हो. एनईपी 2020 के चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. नेम द पेरेंट और रूट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डीटीएच चैनल 7 कौटिल्य ऑफ स्वयं प्रभा मैनेज्ड बाय सीईसी यूजीसी न्यू दिल्ली. तो स्वयं प्रभा की चैनल नंबर 7 जो है कौटिल्य, उसका पेरेंट या रूट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इट्स ऑप्शन ए, गुजरात यूनिवर्सिटी ईएमआरसी अहमदाबाद. अब देख सकते हैं ओल्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग कौटिल्य वॉज चैनल नंबर 7, बट न्यू लिस्ट में इट इज़ चैनल नंबर 3. लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम, और सब्जेक्ट भी सेम है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस. Which university in India is offering the largest number of courses through distance mode? इंडिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस लर्निंग के सबसे ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करती है? इट्स ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली.
Which of the following is a common entrance exam for admission to medical college in India? इंडिया में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है? इसे आप ऑप्शंस बिना भी बता सकते हैं. इट्स नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. The data on the sales of cellular phones during 2017 to 2022 are 48,000, 40,000, 30,000, 25,000, 28,000 and 40,000 respectively. तो हमें 2017 से लेकर 2022 तक का डेटा दिया गया है. डेटा किससे रिलेटेड है? सेल्स, फ़ोन की सेल्स कितनी हुई उससे. The 2 years between which the rate of change of sales of cellular phones has been minimum are. तो हमें ढूंढना है कौन से दो ऐसे ईयर्स हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस है, सेल्स का डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्स इज मिनिमम. तो डिफरेंस कहाँ मिनिमम है वो हमें ढूंढना है. तो इसे टैब्यूलर फॉर्म में पहले लिख देंगे, अब डिफरेंस फाइंड करेंगे. सो 2017 से 2018 में डिफरेंस है 8,000. नेक्स्ट 10,000. 2019 से 2020 में 5,000. 2020 से 2021 में 3,000 और 21-22 का डिफरेंस 12,000. वी कैन क्लियरली सी 3,000 इज द मिनिमम डिफरेंस. और ये कौन से दो ईयर्स में है? 2020 एंड 2021. सो दैट्स अवर आंसर, ऑप्शन डी. The number of candidates in lakhs appearing in an entrance exam from 5 different locations along with the ratio of passing and failing is given as follows. काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. फर्स्ट लाइन, हमें टेबल में 5 लोकेशंस दी गई हैं, पी क्यू आर एस एंड टी. उसके नेक्स्ट कॉलम में कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए गए हैं जो हमें लैख में कंसिडर करने हैं. इसके नेक्स्ट कॉलम में पास इज टू फेल का रेशियो दिया है. हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेलिंग द एग्जाम फ्रॉम लोकेशन एस टू दोज फेलिंग द एग्जाम फ्रॉम लोकेशन पी. तो लोकेशन एस पे कितने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं और लोकेशन पी पे कितने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं, ये नंबर ढूंढकर उसका रेशियो निकालना है. तो हमें सिर्फ एस और पी का ही डेटा कंसिडर करना है. ये ध्यान रखना है कि लोकेशन एस पहले रखना है एंड लोकेशन पी बाद में. एस इज टू पी का रेशियो ढूंढना है. लेट्स मेक अ टेबल. लोकेशन एस पर कैंडिडेट्स हैं 2,27,000. रेशियो ऑफ पास इज टू फेल है 1:3. अब नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कैसे ढूंढेंगे? तो रेशियो में जो दो नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे, 1 + 3 = 4. उसमें से आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स फेल्ड, मतलब 3/4 into total number of students, we get 1,70,000, 1,70,250. Location P पे there are total 1,25,000 students. Ratio of passes to fail is 7:3. तो फेल कितने हुए थे? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10. मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 से, वी गेट 37,500. अब इसे डिवाइड करके वी गेट द रेशियो 227/50. So ratio of S is to P is 227:50. Let's check the options. So yes, it's option D. S is to P खास ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन ए देखिए 50:227 भी है. तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है. The chance that Dr. A will diagnose a disease X correctly is 60%. The chance that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%, and the chance of death by wrong diagnosis is 70%. A patient of Dr. A who had disease X died. What is the probability that his disease was diagnosed correctly? पहली बार सुनने में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है. इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे. इसे बेस थियरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बेस थियरम के बिना सिंपल लॉजिक से सॉल्व करेंगे जिससे सभी को आसानी होगी. सपोज ये डॉक्टर ए है और ये एक डिजीज को करेक्टली डायग्नोस करेंगे, उसका चांस है 60%. 60% मीन्स
परसेंट मीन्स पर 100। सो डायग्नोस करेक्ट हो रहा है उसका चांस है 60%। तो सपोज अगर इस डॉक्टर के पास 100 पेशेंट्स आते हैं जिन्हें एक्स नाम का डिजीज है, तो उसमें से 60%, 60/100, that is 60 patients will be correctly diagnosed, or remaining 40 patients will be wrongly diagnosed. Second line है, the chance that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%. करेक्ट डायग्नोसिस के बाद डेथ का चांस क्या है? 40%। कितने पीपल सही से डायग्नोस हुए थे? 60। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स डाइंग आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस is equal to 40% of 60, which equals to 24. Next line says the chance of death by wrong diagnosis is 70%. तो रॉन्ग डायग्नोसिस के बाद डेथ होगी उसका चांस है 70%। नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट वर रॉन्गली डायग्नोस्ड वर 40। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स डाइंग आफ्टर रॉन्ग डायग्नोसिस is equal to 70% of 40, which equals to 28. तो टोटल डेथ्स कितनी हुई? 24 प्लस 28, which equals to 52. हमें क्या ढूंढना है? A patient of Dr. A who had disease X died. What is the probability that his disease was diagnosed correctly? मतलब करेक्ट डायग्नोसिस के बाद भी डेथ हुई उसका चांस हमें ढूंढना है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस is equal to the number of deaths after correct diagnosis divided by the total number of deaths. जैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स equals 24 upon 52, that is 6/13, which is equal to 0.46. So the correct answer here is option C, 0.46. The probability that a student is not a swimmer is 1 by 5. Out of 5 students, what is the probability that at least 4 are swimmers? तो गिवन ये है कि एक स्टूडेंट स्विमर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5. सो द स्टूडेंट इज अ स्विमर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5. हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 आर स्विमर्स? कम से कम 4 स्विमर्स हैं. तो या तो 4 स्विमर्स हैं एग्जैक्टली 4, या तो 4 से ज़्यादा. तो है ही 5 स्टूडेंट्स, तो 5 स्विमर्स. या तो 4 स्विमर्स हैं या तो 5 स्विमर्स हैं. इन दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करेंगे सेपरेटली और फिर ऐड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा. लेट्स कंसिडर केस 1 फर्स्ट, जहाँ पर एग्जैक्टली 4 स्विमर्स हैं, मतलब कि एक नॉन स्विमर है. सपोज इस सीक्वेंस में फर्स्ट स्टूडेंट नॉन स्विमर है और बाकी सारे स्विमर्स हैं. नॉन स्विमर की प्रोबेबिलिटी थी 1/5 और स्विमर की प्रोबेबिलिटी है 4/5. इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट 1/5 इंटू 4/5 टू द पावर 4. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्विमर फर्स्ट पोजीशन पे ही हो, वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी पोजीशन पे हो सकता है. सीक्वेंस मैटर्स इन प्रोबेबिलिटी. लेट्स कंसिडर नॉन स्विमर एट सेकेंड पोजीशन. सिमिलरली एट थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन. तो क्योंकि 5 डिफरेंट पोजीशंस है, सो हम 1/5 इंटू 4/5 टू द पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 1280 upon 3125 as the probability of case 1. Now moving on to case 2, जहाँ पर पाँचों के 5 स्विमर्स हैं. So all 5 are swimmers. स्विमर की प्रोबेबिलिटी 4/5, मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 4/5 टू द पावर 5, which equals to 1024 upon 3125. So अब हम दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे. वी गेट 2304 upon 3125, जो राउंड ऑफ हो जाएगा टू 0.74. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.74. आप देख सकते हैं ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं और नंबर्स जो कैलकुलेट किए हमने वो काफ़ी बड़े हैं. ये क्वेश्चन करने के बदले आप 4 थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं.
सो आई विल सजेस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करें. Some tickets are numbered from 1, 2, 3, 4 till 100 for a random draw. What is the probability that the number drawn is a multiple of 3 or 5? तो हमने कुछ टिकट्स लिए और उस पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 100 तक नंबर्स दे दिए. रैंडमली हम एक टिकट निकालेंगे तो उसमें जो नंबर आएगा वो या तो 3 की टेबल में आता होगा या फिर 5 की टेबल में आता होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. स्टेप 1, टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स है 100. स्टेप 2, काउंट व्हाट वी वांट. फेवरेबल आउटकम्स गिनने. तो हमें मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए या मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए. तो 3 की टेबल के नंबर्स तो हम लिखने नहीं बैठेंगे. वी विल फाइंड अ इजी वे. काउंट सेपरेटली मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5. कैसे ढूंढेंगे? 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 33. 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 20. मतलब कि 1 से 100 में 3 के 33 मल्टीपल्स हैं और 5 के 20 मल्टीपल्स हैं. स्टेप 4, रिमूव द डबल काउंटिंग नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5. तो अब 1 से 100 में कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आते हैं. तो हमने उन्हें 2 बार काउंट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल 30, 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है. तो ऐसे नंबर्स को अब हम रिमूव करेंगे. कैसे रिमूव करेंगे? तो 3 इंटू 5 दैट इज 15. 15 के मल्टीपल्स को रिमूव कर देंगे. 1 से 100 में 15 के कितने मल्टीपल्स हैं? तो 6. स्टेप 5, टोटल फेवरेबल आउटकम्स. अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? तो 33 प्लस 20 जो कि 3 और 5 के मल्टीपल्स थे, माइनस करेंगे हम 15 के मल्टीपल्स को. सो वी गेट 47. Probability is favorable outcomes divided by total number of outcomes. 47 divide 100. We get 0.47. So the correct answer is option C, 0.47. Which of the following is not a state of memory level? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मेमोरी लेवल का स्टेट कौन सा नहीं है? सो इट्स ऑप्शन डी, एसिमिलेशन. रिटेंशन का मतलब होता है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कुछ याद रखना, रिटेन करना. रिकॉल का मतलब होता है ब्रिंगिंग बैक इंफॉर्मेशन विदाउट क्यूज. बिना हिंट के कोई इंफॉर्मेशन को आप याद कर रहे हैं वापस से. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में आंसर्स लिखते टाइम आप याद कर रहे हैं आंसर और लिख रहे हैं. रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन व्हेन क्यूज आर गिवन. तो जब हिंट्स दी गई है उसमें से सही इंफॉर्मेशन को पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखकर आप सही आंसर को पहचान रहे हैं. तो रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ये तीनों मेमोरी लेवल के स्टेट्स हैं. बट एसिमिलेशन इज वन स्टेप हायर. Assimilation means fitting new information into existing mental structures. पहले से ही आपके पास कुछ information है, न्यू information को आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या आपके पास जो information है उसके साथ जोड़ रहे हैं. तो that is assimilation. जनरली ये मेमोरी लेवल से एक स्टेट अप, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल में कंसिडर किया जाता है. For teachers, it is important to consider the individual differences amongst learners. This helps to टीचर्स के लिए अपने स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? बिकॉज दिस हेल्प्स टू गाइड लर्निंग एंड डेवलप स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हर एक स्टूडेंट एक यूनिक स्टूडेंट है. किसी को विजुअल देखकर ज़्यादा समझ आता है, किसी को ऑडियो सुनकर और किसी को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ज़्यादा समझ आता है. इंडिविजुअल डिफरेंस. तो इसे अगर हम कंसिडर करेंगे लर्निंग में तो क्या बेनिफिट होगा? इससे हम स्टूडेंट की लर्निंग को गाइड कर सकते हैं और हर एक स्टूडेंट को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं. Which of the following is most significant for student learning? स्टूडेंट लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इट इज़ एक्टिव लर्निंग प्रोसेसेस. NEP 2020 में भी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट पैसिव लर्नर्स, दे आर एक्टिव लर्नर्स.
और टीचर्स का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, थॉटफुल क्वेश्चन से नॉलेज गेन कर सकते हैं एक्टिवली। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज ब्रॉडकास्ट ऑन द स्वयं प्रभा चैनल? स्वयं प्रभा से ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो स्वयं प्रभा चैनल पर कौन सा कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है? इट्स ऑप्शन सी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कवरिंग डाइवर्स फील्ड्स फॉर द 18 प्लस एज ग्रुप लर्नर्स। क्योंकि 18 से जो बिलो एज ग्रुप था उसमें पीएम ई विद्या के नाम से चैनल्स थे, राइट? अंडर सीबीसीएस, द रिक्वायरमेंट फॉर अवॉर्डिंग डिग्री इज डिटरमाइंड बाय। सीबीसीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिग्री लेने के लिए रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड की जाती है? इट इज ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट्स अर्नड बाय द स्टूडेंट्स। सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। Choice based means you don't study only fixed subjects, you get options. For example, BSc फिजिक्स करना चाहते हैं आप, तो कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आपको ऑप्शन मिलता है। यू कैन चूज फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक और लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। क्रेडिट सिस्टम मतलब each subject has some points or credits. Usually, one credit equals to 1 hour of lecture in 1 week, and you must collect enough to pass your degree. For example, आपको जो डिग्री चाहिए उसके लिए आपको 140 क्रेडिट्स हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स का टोटल क्रेडिट अगर उतना होगा, आप उसे कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। Fly ash produced in thermal power plant is useful in road construction, wasteland development, agriculture as micronutrient, brick making. Choose the correct option. सबसे पहले समझते हैं फ्लाई ऐश क्या है। तो जब हम कोल को थर्मल पावर प्लांट में बर्न करते हैं हीट जनरेट करने के लिए, तब कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। इन गैसेस में कुछ पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। क्लीन गैस चिमनी के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है, और प्रेसिपिटेटर में हमने जो कलेक्ट किया उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ये फ्लाई ऐश कहाँ यूज होती है? सो इट इज यूज्ड इन ऑल द फोर options given: road construction, wasteland development, agriculture, and brick making. So the correct answer is option C. Arrange the following themes of sustainable development goals according to their goal number in decreasing order. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट रियली। लेकिन इस टॉपिक में से एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीचे हमें 5 थीम्स दी गई हैं SDG की। इनका गोल नंबर हमें याद करके इनके सामने जो रोमन नंबर्स दिए गए हैं उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। So here are the 17 sustainable development goals. Total 17 goals हैं. Life on land is goal number 15. Life below water is goal number 14. Climate action 13. Clean, affordable and clean energy number 7. Clean water and sanitation is number 6. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने हमारी 5 थीम्स को अरेंज कर लिया है. Let's see the Roman numbers beside each theme. So लाइफ ऑन लैंड गोल नंबर 15, इसका नंबर है 3। चारों ऑप्शंस में 3 सबसे पहले दिया गया है। लाइफ बिलो वाटर गोल नंबर 14 है, इसका रोमन नंबर है 1, तो 3 1। क्लाइमेट एक्शन इज 13, 3 1 4। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी रोमन नंबर 5 एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन रोमन नंबर 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Given below are two statements. Statement 1. Cyclones developed in the region lying between Tropic of Capricorn and Cancer are called tropical cyclones. हमारे ग्लोब पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के रीजन में जो भी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। स्टेटमेंट 2. हरिकेन हेलीन was a large, catastrophic, and deadly tropical cyclone
that caused widespread destruction and fatalities across the southeastern United States. In September 2024, हरिकेन हेलीन एक ऐसा ही डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने बहुत तबाही, बहुत डिस्ट्रक्शन किया। कहाँ पर? साउथ ईस्ट यूएस में, सितंबर 2024 में। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इन स्टेटमेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। How many states in India are identified as highly vulnerable to climate change as per the National Climate Vulnerability Assessment Report by the Department of Science and Technology, Government of India 2024? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने 2024 में एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हाईली वल्नरेबल हैं? ब्रॉडली समझें तो हाईली सेंसिटिव हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 8 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जल्दी अफेक्टेड होंगे। Which of the following oxides of nitrogen is a constituent of air quality index? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड को हम कंसिडर करेंगे? इट्स ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को ट्रैक किया जाता है। दीज आर ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, PM 2.5 that is particulate matter 2.5, particulate matter 10, and lead. Okay, this is also an important topic. If the first and second letter in the word communications were interchanged, also the third and fourth letters, the fifth and sixth letters, and so on, which letter would be the 10th letter counting from your right? मज़ेदार क्वेश्चन है। कम्युनिकेशंस वर्ड दिया गया है, अब हमें फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को इंटरचेंज करना है। सो वी गेट ओ सी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ लेटर एम एम तो सेम ही रहेगा। फिफ्थ एंड सिक्स लेटर यू एन की जगह एन यू हो जाएगा। सिमिलरली सारे ऐसे पेयर्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। अब टेंथ लेटर देखेंगे कौन सा है। टेंथ इज लेटर एन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The angle A of a triangle ABC is equal to the sum of two other angles. Also, the ratio of angle B to angle C is 4:5. The three angles are. So, angle A is equal to angle B plus angle C. Options देख के हम इतना तो पहचान सकते हैं कि angle A is equal to 90. Angle B is to C का रेशियो है 4:5, जो कि क्लियरली हम ऑप्शन 1 में देख सकते हैं। एक बार कंफर्मेशन के लिए दूसरे ऑप्शंस देखें तो रेशियोज आर 11:7, 2:1 and 7:2. So the correct answer is option A. कुछ कुछ क्वेश्चंस सिर्फ ऑप्शन देखकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज में मिसिंग नंबर कौन सा होगा? लेट्स सी। 4, 8, 12, 24, 36, 72। अल्टरनेटली अगर हम देखें तो 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, तो 36 इंटू 3 इज 108, 8 इंटू 3 इज 24 एंड 24 इंटू 3 इज 72। अल्टरनेटली हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 108। इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 12 plus 12 is 24, 24 plus 12 is 36, 36 plus 36 is 72 and 72 plus 36 is 108। अगर आपको कोई और लॉजिक पता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो। The monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year, his income increased by 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in his savings.
तो हमें ढूंढना है कि सेविंग्स कितना परसेंट इंक्रीज हुई। गिवन इज इनकम 13,500, एक्सपेंडिचर इज 9,000। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पहले कितनी सेविंग्स थी। इट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विच इज 4,500। अब न्यू इनकम में ओरिजिनल इनकम प्लस 14%, मतलब 14% ऑफ 13,500 which equals to 15,390 new income. New expenditure is 9,000, original expenditure plus 7% increase, that is 7% of 9,000. So we get new expenditure as 9,630. अब new savings find करेंगे तो new income minus new expenditure, we get new savings is equal to 5,760. तो increase in savings कितना हुआ, 5,760 माइनस प्रीवियस पहले जो सेविंग्स होती थी वो, सो वी गेट 1260। हमें ढूंढना है परसेंटेज इंक्रीज, सो वी विल डिवाइड दिस डिफरेंस, इंक्रीज जितना हुआ उसको पहले जो सेविंग्स थी उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वी गेट 28%, दैट्स ऑप्शन ए। Find the compound interest on rupees 1000 at the rate of 10% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly. तो हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। लेट्स सी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैसे फाइंड करना है, तो हाफ ईयरली। गिवन है प्रिंसिपल 1000, रेट इज 10% पर एनम एंड टाइम इज 18 मंथ्स, लेकिन हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। सो रेट क्या हो जाएगा, 10% पर एनम का है तो हाफ ईयरली का 5% हो जाएगा और टाइम हो जाएगा n इक्वल्स टू 3। कैसे, 18 मंथ्स मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 3 हाफ ईयर्स। अब हाफ ईयर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर ऑफ n। वैल्यूज हमें पता है, हम पुट करेंगे, सो वी गेट 1000 इंटू 1.05 का क्यूब which is equal to 1157.625 रुपीस। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले अमाउंट मिल गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ए माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 1157.625 माइनस 1000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिला 157.625 रुपीस विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। You can pause the video and read the comprehension. This is the first paragraph, second and third paragraph. Okay. What are the essential components of effective learning? Effective learning के essential components कौन से हैं? Option B, curriculum, pedagogy, assessment and student support. Let's see. पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन में दिया गया है, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स curriculum, engaging pedagogy, continuous formative assessment, and student support. How do pedagogical practices influence students? Pedagogical practices मतलब the different ways in which we teach, उससे students पर क्या influence होता है? It influences learning experiences and outcomes. पैराग्राफ में आप देख सकते हैं pedagogical practices determine the learning experiences, influencing learning outcomes. What type of autonomy will institutions and faculty have to promote creativity? Creativity promote करने के लिए institutions और faculty के पास कैसे autonomy होनी चाहिए? Autonomy in curriculum, pedagogy and assessment. पैराग्राफ में ये सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है, to promote creativity, institutions and faculty will have the autonomy to innovate on the matters of curriculum, pedagogy and assessment. What will the revised choice-based credit system CBCS aim to achieve? Revised CBCS का aim क्या होगा? To encourage innovation. So it's here. CBCS will be revised for instilling innovation.
Last question. What grading system will HEIs adopt for final certification? फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए HEIs मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन से ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करेंगे? क्राइटेरियन बेस्ड. यू कैन सी लास्ट पैराग्राफ में HEIs shall move to a criterion based grading system. So here we complete the 50 questions from GSET 2025 paper 1. अगर यूजफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कोई भी डाउट हो क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज कशिश थदानी signing off.